एवरीवन, आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं वेव थ्योरी के एमसीक्यू। तो क्लास 12th की वेव थ्योरी के एमसीक्यू देखेंगे हम। इसकी थ्योरी को हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ लाइट वेव विच रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट के अंदर रिफ्रैक्शन होता है, मीन्स लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है, तो उस टाइम पे लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो अनअफेक्टेड रहती है, मीन्स जो सेम रहती है। तो इनमें से देखो, जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब स्पीड चेंज हो गई है तो सेम नहीं रहेगी। वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है तो वेवलेंथ भी सेम नहीं होगी। तो सेम क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी सेम क्यों रहती है? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिर्फ टाइम पर डिपेंड करती है। और या हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो वेव होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज सेम रहेगी? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन। जब एक वेव के अंदर रिफ्लेक्शन होता है एट ए डेंसर मीडियम, इट्स फेस चेंजेस बाय। जब रिफ्लेक्शन होता है, जैसे यहाँ पर ये हमने एक मीडियम कंसीडर कर लिया, जैसे मिरर ले लिया है, तो मिरर के ऊपर जब हम एक लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, जिस भी पॉइंट पर लाइट फॉल हुई है उस पॉइंट के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद लाइट क्या होगी, जैसे अगर ये एंगल हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते तो यहाँ पर लाइट सेम मीडियम के अंदर वापस चली गई है। तो इसके अंदर फेज कितना चेंज हुआ है? सेम मीडियम में लाइट गई है तो हम बोलेंगे फेज चेंज कितना हो गया? 0 हुआ। क्योंकि मीडियम सेम, जो लाइट होती है सेम मीडियम में वापस जा रही, इस वजह से वहां पे फेज के अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो हम फेज चेंज कितना कहेंगे? 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ इज। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइड बाई डी। यहाँ पे जो कैपिटल डी है, यहाँ पर ये हम सोर्स कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारी स्लिट्स हो गई और यहाँ पर हमने स्क्रीन रख लिया है। तो जो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, और कई बार हम इसको स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बट इस फॉर्मूले के अंदर हमने दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस मान ली डी, और स्लिट के और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम मानते हैं कैपिटल डी। और लैम्डा क्या हो गया? जो सोर्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उस सोर्स की वेवलेंथ हो गई है, मीन्स जिस भी लाइट का सोर्स हमने यूज किया उस लाइट की वेवलेंथ हो गई है लैम्डा। तो बीटा किसके इक्वल हो गया? लैम्डा डी डिवाइड बाई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट when separation between two slits is increased its fringe width। fringe width के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? fringe width का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, किसके इक्वल होता है? लैम्डा डी डिवाइड बाई डी। इन्होंने कहा है कि जब हम सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स, दो स्लिट्स के बीच की जो सेपरेशन है, ये वाली सेपरेशन को अगर हम इंक्रीज कर देंगे, मीन स्मॉल डी इंक्रीज होगा, अगर डी इंक्रीज होगा तो बीटा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ टू स्लिट्स आर 1:25। दो स्लिट्स की विड्थ, जैसे यहाँ पर ये हमने स्लिट्स ली थी, तो जो हमने स्लिट्स ली उनकी जो विड्थ होती है, ये वाली जो विड्थ होती है, इसको हमने W1 और W2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन W1 और W2 का रेशियो दिया इन्होंने 1:25। हमें कैलकुलेट करना द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर जो ब्राइट फ्रिंज मिली है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, और जो डार्क फ्रिंज मिली है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर देखो, जितनी इसकी विड्थ होगी, जितनी स्लिट की विड्थ होगी उतनी ही उसके अंदर से लाइट ज्यादा निकलेगी। लाइट ज्यादा निकलने का क्या मतलब है यहाँ पर?
कि जो हम सोर्स ले रहे हैं उस लाइट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा। जितनी विड्थ ज्यादा होगी उतनी ही लाइट उसमें से ज्यादा निकलेगी। लाइट ज्यादा निकलेगी मीन्स उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। अब एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, W1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर और W2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर को जब हम इस साइड लेकर जाएंगे, स्क्वायर यहाँ से हटके दूसरी साइड गया तो क्या आ गया, अंडर रूट, तो यहाँ पर बन गया हमारे पास 1/5। तो यहाँ से देखो b किसके इक्वल आ गया, b इज इक्वल टू 5a। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी का a माइनस बी का स्क्वायर। b की जगह 5a पुट कर दो, यहाँ पे भी b की जगह 5a, तो ऊपर तो कितना हो गया 6a का स्क्वायर और नीचे माइनस 4a का स्क्वायर। अब यहाँ पर 6a का स्क्वायर मीन्स 36a स्क्वायर और 4a का स्क्वायर मीन्स 16a का स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल और कैंसिल आउट होके हमारा आंसर आ गया 9/4। तो इसका आंसर कितना आएगा, 9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर देन विच रिमेन्स सेम। क्या चीज सेम रहेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बाकी सारे के सारे जो वेवलेंथ और स्पीड है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू विच फिनोमिना सोप बबल अपीयर कलर्ड। जो सोप का बबल होता है उसके अंदर जो कलर दिखाई देते हैं वो किस वजह से दिखाई देते हैं, ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जो लाइट का इंटरफेरेंस फिनोमिना है उसकी वजह से सोप बबल है वो मल्टी कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन वेव फ्रंट आर द पार्टिकल ऑफ मीडियम आर वाइब्रेटिंग एट। कितने फेज पर वाइब्रेट करती हैं, तो उनके बीच, जैसे अगर हम ये एक वेव फ्रंट कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डिफरेंट पार्टिकल्स हो गए उनके बीच में आपस में कितना फेज रिलेशन होगा, तो उन सभी में फेज क्या रहता है, सेम रहता है। जितना फेज इसका होगा उतना ही फेज इस वाले पार्टिकल का होगा। तो वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट के ऊपर सारे के सारे पार्टिकल्स का फेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस इज फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस क्या होता है, लाइट का वो फिनोमिना होता है जहां पर हम लाइट को क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक पॉइंट के ऊपर जैसे ही हमने लाइट को फोल्ड करवाया, अगर वो लाइट दो सोर्सेज की वजह से आ रही है तो इसका मतलब उस जगह पे लाइट है वो दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इंटरफेरेंस ऑब्टेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, हमारे पास जो सोर्स है वो कैसा सोर्स होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, तभी हम इंटरफेरेंस का फिनोमिना ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, two waves of amplitude 3 nanometer and 5 nanometer reach at a point in opposite phase। मीन्स एक वेव जैसे हमने इस तरह से ले ली है और दूसरी वेव हमारे पास है यहां पर इस तरह से। अब इन्होंने कहा है कि ये कैसे रीच कर रही है, अपोजिट एंगल पर रीच कर रही है, अपोजिट फेज। इसका एम्पलीट्यूड हमने मान लिया 5 मीटर और यहाँ पर जो फर्स्ट वाली वेव है ये अपोजिट एंगल पर है। अगर अपोजिट एंगल के ऊपर है तो हम इसका फेज चेंज कर देते हैं, 180 डिग्री पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमने इसको 180 डिग्री पर रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से। अब इस तरह से इसका एम्पलीट्यूड मान लिया, इसका एम्पलीट्यूड कितना दिया, 3 नैनोमीटर, तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया 3 नैनोमीटर। तो यहाँ पर देखो इसका 5 नैनोमीटर है और इसका 3 नैनोमीटर है, तो यहाँ पर जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, 2 नैनोमीटर। क्यों, क्योंकि अपोजिट फेज में है तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब भी अपोजिट फेज दिया हो, एंगल क्या होता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपोजिट फेज के अंदर। अगर इनके अंदर सेम फेज दिया होता तो सेम फेज के अंदर हम क्या करते, दोनों को ऐड कर देते, 3 + 5 कितना आ जाता है, 8 आ जाता, और उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होकर फिर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस।
फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/λ मल्टीप्लाई बाई पाथ डिफरेंस। लैम्डा वेवलेंथ हो गई, जो भी सोर्स हम ले रहे हैं उसकी वेवलेंथ। तो यहाँ पे ये फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो फेज डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 2π/λ मल्टीप्लाई बाई पाथ डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन लाइट एंड द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के ऊपर जो लाइट होती है वो कितना एंगल बनाती है, लाइट कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वेव फ्रंट के ऊपर लाइट कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। और वेव फ्रंट के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में आपस में कितने डिग्री का एंगल होता है, 0 डिग्री का, मीन्स सेम फेज पर वाइब्रेट करते हैं। हम बोलेंगे वेव फ्रंट के ऊपर सारे पार्टिकल सेम वेव फ्रंट के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द फ्रिंज इफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज डन इन वाटर। अगर वाटर के अंदर हम कर रहे हैं, देखो अगर हमने उसको एयर में किया तो बीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, λd/d। अगर इसी को हम वाटर के अंदर करेंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, हमारी वेवलेंथ हो जाएगी λ'(d/d)। अब हमें पता है λ' किसके इक्वल होता है, λ/μ। तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ भी कितनी आ जाएगी, β' β/μ, β' क्योंकि जब हम λ' की जगह λ/μ पुट करेंगे तो ये वाली चीज तो वापिस से क्या है, बीटा ही है, तो यहाँ पे कितना आ गया, β/μ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टकल इज कॉल्ड। किसी भी ऑब्स्टकल के अराउंड में जब जो लाइट है वो बेंड हो जाती है तो उस फिनोमिना का नाम क्या होता है, डायफ्रैक्शन फिनोमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्जर्व डायफ्रैक्शन द साइज ऑफ एन अपर्चर। डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए जो अपर्चर का साइज है वो कितना होना चाहिए, अपर्चर का साइज होना चाहिए शुड बी मच लार्जर देन वेवलेंथ। अगर अपर्चर का साइज बड़ा हो गया और सोर्स स्मॉल है तो जब सोर्स लाइट का सोर्स की जो वेवलेंथ वो स्मॉल और साइज अपर्चर का बड़ा है तो हम कोई भी डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन नहीं करेंगे, लाइट एज इट इज पास हो जाएगी। ठीक है, लाइट एज इट इज चली गई। नेक्स्ट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू λ/2, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर एज वेवलेंथ। अगर यहाँ पर हम बोले कि जो अपर्चर का साइज है वो सेम ऑर्डर का, जितना सोर्स की हमने वेवलेंथ ली है, तो यहाँ पर हमारे पास हम डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर एज द वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ d is placed in the path of a light beam of wavelength lambda। यहाँ पर हमने क्या बोला है कि एक सिंगल स्लिट ली है जिसकी विड्थ d है, is placed in the path of light of beam। एक लाइट है, लाइट की बीम है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, इसके बीच में हमने एक सिंगल स्लिट रख दी है और उस स्लिट की विड्थ कितनी है, हमारे पास d है, स्मॉल d है। द एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम इज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा वो क्या है, एंगुलर विड्थ। एंगुलर का मतलब क्या होगा, एंगल की फॉर्म में। जैसे यहाँ पर ये हमने सोर्स ले लिया, ये हमारे पास स्लिट्स हो गई और यहाँ पर ये स्क्रीन हो गई है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल मैक्सिमा मिला ये क्या होगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो इसकी एंगुलर विड्थ क्या होगी, एंगुलर विड्थ मीन्स पूरा ये एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ कितनी होगी। सिंपल विड्थ बोलते तो हम ये लिख देते x ऊपर और x कितनी हो गई, नीचे हो गई। बट इन्होंने पूछा एंगुलर विड्थ, अगर ऊपर एंगल थीटा है तो नीचे भी कितना होगा, थीटा होगा। तो एंगुलर विड्थ किसके इक्वल हो गई, 2 थीटा की इक्वल हो गई। अब 2 थीटा की वैल्यू हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में 2 थीटा नहीं है। तो हम पढ़ चुके हैं इसका फॉर्मूला थ्योरी के अंदर कि 2d इज इक्वल टू 2d साइन 2d
साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन की वैल्यू 1 पुट कर दो सेंट्रल के लिए तो हो गया लैम्डा। अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा को हम थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 थीटा और डी को इस साइड ले जाओ राइट साइड में, तो किसके इक्वल आ गया लैम्डा डिवाइड बाई डी। हमने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा। थ्योरी के अंदर हम पढ़ चुके हैं ये। एन की जगह सेंट्रल के केस में 1 पुट कर दो। साइन थीटा अगर एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा को हम थीटा पुट कर सकते हैं और डी को लैम्डा के साथ डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई लैम्डा डिवाइड बाई डी। तो हमारा आंसर क्या हो गया लैम्डा डिवाइड बाई डी। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस लैम्डा डिवाइड बाई डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the experiment of diffraction at a single slit, if the slit width decreases the width of central maximum, width of central maximum पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब फॉर्मूला हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये इसका फॉर्मूला था width of central maximum का लैम्डा डिवाइड बाई डी। और इन्होंने कहा है कि अगर हम अपने डिफ्रैक्शन वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर स्लिट विड्थ को डिक्रीज कर दे, स्लिट विड्थ को डिक्रीज करना मींस डी की वैल्यू हमने डिक्रीज कर दी है। डी डिक्रीज हो गया तो जो मैक्सिमा है उसकी विड्थ क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा तो विड्थ क्या हो गई इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट इज एग्जिबिटेड बाय विच फिनोमिना। ड्यूअल नेचर मीन्स वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, वेव भी होना चाहिए और पार्टिकल भी होना चाहिए। तो इसके अंदर कौन से प्रोसेस है जो दोनों नेचर को शो करते हैं, डिफ्रैक्शन वेव के द्वारा और रिफ्लेक्शन वेव के द्वारा। ये दोनों ही वेव के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं, बी ऑप्शन इसको छोटे, एक बार सी ऑप्शन देखते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ पार्टिकल नेचर को बताता, वेव नेचर नहीं बताएगा। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं होगा। रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं हम दोनों के दोनों को। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन रह गया सिर्फ ये वाला डिफ्रैक्शन को तो हम किसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं वेव नेचर के थ्रू। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके थ्रू एक्सप्लेन होता है इसके पार्टिकल नेचर के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को हम किसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं डिफ्रैक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोनों के दोनों जो फिनोमिनाज है वो लाइट की ड्यूअल नेचर शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ए बीम ऑफ रेड लाइट, व्हाट विल बी हैपन इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय यूजिंग ब्लू लाइट। अगर रेड की बजाय हम ब्लू लाइट यूज करें तो जो फ्रिंज विड्थ होगी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब वीप ग्योर का फिनोमेना हम पढ़ चुके हैं। वीप ग्योर के अंदर जब हम वायलेट टू रेड की तरफ जाते हैं वेवलेंथ इंक्रीज होती है और जो बीटा होता है वो लैम्डा डी डिवाइड बाई डी होगा। तो अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, पहले रेड लाइट यूज कर रहे थे और अब रेड की बजाय हमने कौन सी लाइट यूज कर ली है ब्लू लाइट यूज कर ली है। ब्लू लाइट तो वेवलेंथ क्या हो गई स्मॉल, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा थी। अगर ब्लू की वेवलेंथ स्मॉल है तो बीटा भी क्या होगा स्मॉल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बैंड बिकम नैरोअर। जो बैंड्स होते हैं वो नैरोअर हो जाएंगे और क्राउडेड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट अपीयर टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्यों ट्रेवल करती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। सही बात है कि अगर लाइट की वेवलेंथ है वो बहुत स्मॉल वेवलेंथ है। स्मॉल वेवलेंथ मीन इस तरह से, एक तो ये वाली लाइट होगी और एक ये वाली लाइट है। तो इसमें से अगर वेवलेंथ स्मॉल्स होगी, अगर स्मॉल वेवलेंथ है तो हमें क्या लगेगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द शॉर्ट वेव यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ब्रॉडकास्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ब्रॉडकास्ट के अंदर हम वो वेव्स यूज क्यों करते हैं जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। जो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना है हम पढ़ चुके हैं थ्योरी के अंदर की, जो डिफ्रैक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के।
तो जितनी स्मॉल वेवलेंथ होगी उतना ही डायफ्रैक्शन भी स्मॉल होगा। अब डायफ्रैक्शन स्मॉल है तो इसका मतलब लाइट सीधी ट्रेवल करेगी, इधर उधर डायफ्रैक्ट नहीं होगी। अगर डायफ्रैक्ट नहीं होगी तो लाइट ज्यादा डिस्टेंस तक स्ट्रेट मूव करती रहेगी। तो डायफ्रैक्शन के फिनोमिना को लेस करने के लिए हम लाइट वेव्स यूज करते हैं जिनकी वेवलेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट कितनी दी हुई, 0.05 सेंटीमीटर। अब वैसे तो देखो हम यूनिट्स वगैरह को चेक कर लेते हैं, एसआई के अंदर कन्वर्ट करके करते न्यूमेरिकल, बट ऑप्शन टाइप न्यूमेरिकल्स के अंदर देखो ऑप्शन किस चीज में दी हुई, यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है सीजीएस यूनिट में। तो हम जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई वैल्यूज है उनको सीजीएस में ही लेते हैं। स्क्रीन इज 2 मीटर अवे, स्क्रीन 2 मीटर अवे है, स्क्रीन की जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। 2 मीटर मीन्स 200 सेंटीमीटर। फ्रॉम द स्लिट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज, वेवलेंथ ऑफ लाइट की वैल्यू दे दी है 8.0 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव फ्रिंज, तो डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंज निकालनी है, बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, लैम्डा डी डिवाइड बाई डी। लैम्डा की भी वैल्यू दी हुई है, डी की भी वैल्यू दी हुई है और स्मॉल डी की भी वैल्यू दी हुई है। तीनों वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विद ब्लू एंड विद ग्रीन लाइट। ब्लू की वेवलेंथ दी हुई है, ग्रीन की वेवलेंथ दी हुई है। If x is the distance of fourth maxima from the central one, then x की वैल्यू मीन्स एक बार तो हमने यहाँ पर स्क्रीन ली, ब्लू लाइट के साथ हमने देखा कि फोर्थ मैक्सिमा कहाँ पर बन रहा है, मान लेते हैं सेंट्रल यहाँ पर बन रहा है और मान लिया फोर्थ मैक्सिमा यहाँ पर बन गया ब्लू के साथ। तो ये वाली सेंट्रल से जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेंट्रल मैक्सिमा से जो ब्राइट फ्रिंज होगी उसकी जो डिस्टेंस होगी उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम x से। तो यहाँ पे ये वाली फ्रिंज किसकी आ जाएगी, x की वैल्यू ब्लू लाइट की। इसी तरह हमने एक सोर्स को चेंज कर दिया, अब सोर्स को हमने ग्रीन लाइट कर दिया, ग्रीन लाइट का सोर्स ले लिया। तो उसके लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हो गई ग्रीन लाइट के केस में, हमें फोर्थ मैक्सिमा ग्रीन लाइट के केस में यहाँ पर मिलता है। तो हमें ये बताना है कि एक्स बी बड़ा होगा या एक्स जी बड़ा होगा, या उनके बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है, इनमें से कौन सी डिस्टेंस है वो बड़ी होगी ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लू की स्मॉल है या ब्लू की ग्रेटर, दोनों की इक्वल होगी या फिर इसका रेशियो ये वाला होगा। अब देखो जो ये x डिस्टेंस हम सेंट्रल मैक्सिमा से जो x डिस्टेंस लेते हैं ब्राइट फ्रिंज की लेते हैं, तो ब्राइट फ्रिंज के अंदर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फॉर्मूला क्या होगा, n बीटा। अगर 4 फ्रिंजेस है तो कितना आ जाएगा, 4 बीटा। अब बीटा की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइड बाई डी। अब डी और स्मॉल डी ये दोनों तो क्या हो गए कांस्टेंट, तो इनको तो इग्नोर करो, तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। तो इसका मतलब x है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है वेवलेंथ के, कि जो ये डिस्टेंस बनती है सेंट्रल मैक्सिमा से वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही है। अब जिसकी वेवलेंथ ग्रेटर होगी उसी की जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर होगी। यहाँ पे वेवलेंथ किसकी ग्रेटर है, वेवलेंथ ग्रेटर है हमारी ग्रीन लाइट की, तो इसका मतलब जो ग्रीन की डिस्टेंस है वो ज्यादा होगी ब्लू के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सोर्स ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट सोर्सेज इफ द वेव प्रोड्यूस्ड बाय देम हैव। दो कोहेरेंट सोर्स कब बोलते हैं, जब उनके द्वारा जो प्रोड्यूस की गई वेव्स है उनके बीच क्या होती है, उनकी वेवलेंथ सेम होती है एंड ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और उनका फेज डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सेम वेवलेंथ हो और उनका फेज डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरेंस वाज ऑब्जर्व इन इंटरफेरेंस चैम्बर। एक बार हमने क्या किया कि इंटरफेरेंस चैम्बर ली और उसके अंदर इंटरफेरेंस का फिनोमिना किया। व्हेन एयर वाज प्रेजेंट, जब चैम्बर के अंदर क्या थी, एयर प्रेजेंट थी। इफ नाउ द चैम्बर इज इवैक्यूएटेड, अब उस चैम्बर के अंदर से हमने एयर को भी बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो सेम लाइट के साथ स्मॉल डी भी सेम है, कैपिटल डी भी सेम है और सेम लाइट वेवलेंथ भी सेम है। सेम लाइट, अब वेवलेंथ देखना है, सेम लाइट हो गई, इज यूज्ड ए केयरफुल ऑब्जर्वर विल सी। तो ये देखो अगर सेम लाइट है तो उस केस में क्या बीटा हमें सेम मिलेगा। वैसे तो सेम लाइट है तो वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया। पहले एयर थी और अब उसके बीच में क्या कर दिया है, एयर की बजाय हम क्या ले आए हैं, वैक्यूम ले आए हैं। जब हम एयर की बजाय वैक्यूम लेकर आते हैं तो वेवलेंथ किसके अंदर ज्यादा होती है, वैक्यूम के अंदर वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब वैक्यूम में वेवलेंथ ज्यादा होगी और हमें पता है बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो बीटा भी ज्यादा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बीटा इंक्रीजेस, बीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेटअप शोन इन फिगर टू स्लीव्स S1 एंड S2 आर नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स S। जो S सोर्स से S1 और S2 की जो ये वाली डिस्टेंस है, इन्होंने बोल दिया दीज आर नॉट इक्वी डिस्टेंस, वो इक्वल नहीं है, ठीक है। द सेंट्रल फ्रिंज एट O इज देन, तो जो O के ऊपर सेंट्रल फ्रिंज बनेगी वो कैसी बनेगी, ऑलवेज ब्राइट, क्या वो हमेशा ब्राइट होगी, ऑलवेज डार्क, क्या वो हमेशा डार्क होगी, या फिर आइदर डिपेंड्स अपॉन आइदर डार्क और ब्राइट डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ S, या फिर वो पोजीशन ऑफ S पर डिपेंड करेगी। तो किस पर डिपेंड करेगी, वो S की पोजीशन पर डिपेंड करेगी। पोजीशन पर कैसे, जैसे S जो सोर्स है लाइट का, अब S की डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा। पाथ डिफरेंस आ गया तो फिर हम देखेंगे कितना पाथ डिफरेंस आया है। ये जो सोर्स है S2 के ज्यादा नजदीक है या S1 के ज्यादा नजदीक है, तो अब पाथ डिफरेंस आ गया। पाथ डिफरेंस आ गया तो हम देखेंगे फेज डिफरेंस कितना होगा। जब हम फेज डिफरेंस देख लेंगे तो फेज डिफरेंस के बाद हम ये बता देंगे कि वहां पे ब्राइटनेस होगी या डार्कनेस। तो यहाँ पे डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ S के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, यहाँ पे इन्होंने वेवलेंथ दे दी है 5 × 10⁻⁻7 मीटर, तो लैम्डा की वैल्यू दे दी है। इल्यूमिनेट्स ए पेयर ऑफ नैरो स्लिट्स 1 mm अपार्ट, जो नैरो स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है D, उसकी वैल्यू कितनी है 1 mm। द सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइन्स इन इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी दे दी है 2 मीटर। तो इन्होंने पूछा है कि जो ब्राइट लाइंस के बीच की सेपरेशन, जो स्क्रीन बन गई, यहाँ पर मान लेते हैं हम सेंट्रल मैक्सिमा बन गया है। सेंट्रल मैक्सिमा अगर यहाँ पर होगा तो मान लो यहाँ पर जो ब्राइट लाइंस मिल गई है यहाँ पर, इनके बीच में यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगी, कुछ डार्क लाइंस भी हो जाएगी। अगर बीच में डार्क लाइंस हो गई तो यहाँ पे सेपरेशन ये हो गई, और सेपरेशन को हम किससे शो करते हैं, बीटा से शो करते हैं। तो यहाँ पे निकालना है बीटा, और बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा D डिवाइड बाई D। अब लैम्डा D डिवाइड बाई D, लैम्डा भी दिया है, D भी दिया है, कैपिटल D भी दिया, तो हम बीटा निकाल सकते हैं। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 mm आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 कोहेरेंट सोर्सेज आर प्लेस्ड 0.90 mm। तो यहाँ पर इन्होंने 2 कोहेरेंट सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस दे दी है स्मॉल d 0.90 mm। द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड 1 मीटर अवे, जो फ्रिंज मिल रही है वो हमें 1 मीटर अवे मिल रही है। अब यहाँ पर देखो कैसे पता चलेगा, ये कैपिटल D की वैल्यू है। जो फ्रिंजेस मिलती है वो हमेशा कहाँ पर मिलती है, स्क्रीन के ऊपर मिलती है, और स्क्रीन की डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। तो यहाँ पे कैपिटल D की वैल्यू दे दी है 1 मीटर,
उसके बाद इन्होंने कहा है इफ इट प्रोड्यूसेस सेकेंड डार्क फ्रिंज, अगर ये सेकेंड डार्क फ्रिंज बनाती है, सेकेंड डार्क फ्रिंज बनाएगी, इसका मतलब यहाँ पे जैसे मैक्सिमा हो गया, यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, फर्स्ट मिनिमा और उसके बाद ब्राइटनेस आएगी और फिर सेकंड मिनिमा। तो ये वाला, ये जो बीच की डिस्टेंस है ये वाली, इफ इट प्रोड्यूस सेकंड डार्क फ्रिंज, यहाँ पर क्वेश्चन में ये वाली फ्रिंज दी कि ये वाली सेकंड डार्क फ्रिंज बनाती है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हम कितनी मान रहे हैं, x2, और x2 की वैल्यू दे दी है 1 mm। इफ द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड इज, तो उस टाइम पे जो वेवलेंथ यूज करेंगे वो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो हमारे पास सिंपल जो हम इंटरफेरेंस के अंदर देखते हैं x2 डिस्टेंस होती है, तो उस x2 की जो वैल्यू होगी वो यही होता है फॉर्मूला 2n-1 लैम्डा d डिवाइड बाई 2d। तो यहाँ पे सेकंड बोला है इन्होंने देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, सेकंड डार्क फ्रिंज। अगर सेकंड डार्क फ्रिंज है तो n की जगह हम पुट कर देंगे 2, n की जगह 2 पुट कर दिया, और तो यहाँ पर हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई 3/2 लैम्डा d डिवाइड बाई d। तो यहाँ पर देखो लैम्डा भी दिया है, नहीं सॉरी, लैम्डा की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्मॉल d दिया है, कैपिटल D दिया है और x2 दिया है, तो यहाँ से हम d की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो आंसर आ गया 6 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट यूजिंग 2 bulb instead of using 2 slits and 1 source, then क्या क्वेश्चन दिया है इन्होंने, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, 2 बल्ब के थ्रू कर रहे हैं स्लिट्स की बजाय। यहाँ पर हम जो सोर्स ले रहे हैं उसके बाद यहाँ पे स्लिट्स नहीं लिए, यहाँ पर हमने 2 बल्ब कंसीडर कर लिए हैं, 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट बल्ब। तो जो फ्रिंज विड्थ होगी या इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, तो वो कैसा इंटरफेरेंस पैटर्न हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। तो अब बल्ब है वो इंडिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स के अंदर कभी भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ yellow light emitted by a sodium lamp in young double slit experiment is replaced by monochromatic blue light of same intensity, then बीटा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो वंस अगेन बीटा, जब भी कलर की बात हो तो इसका मतलब बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि कैपिटल डी और जो स्मॉल डी है वो तो हो गए कांस्टेंट, तो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, वो वेवलेंथ के ऊपर। अब इन्होंने कहा है कि पहले तो हम सोडियम लैंप यूज कर रहे थे, उसके बाद हमने क्या कर लिया, ब्लू लाइट यूज कर लिया। अब सोडियम लैंप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सोचो कि सोडियम लैंप का कलर कैसा होता है, तो सोडियम लैंप का कलर कैसा होगा, येलो कलर। तो यहाँ पे सोडियम लैंप हो गया येलो कलर का, तो इसका मतलब हम येलो को ब्लू से रिप्लेस कर रहे हैं, तो वही विग्योर लिखो, वेवलेंथ रेड की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास येलो था, हाई वेवलेंथ थी, और उसके बाद हमने ब्लू ले लिया, मींस वेवलेंथ को हम डिक्रीज कर रहे हैं। अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो बीटा भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बीटा विल डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग सोडियम लाइट, सोडियम जो लाइट दी है उसकी वेवलेंथ दे दी इन्होंने इतनी। इफ फ्रिंजेस आर सीन, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाती है, हमें फ्रिंजेस कितनी मिल जाती है, फ्रिंजेस हमें यहाँ पे 92 फ्रिंजेस मिलती है। जब हम सोडियम लाइट का यूज करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमें यहाँ पे कितनी फ्रिंजेस मिलती है, 92। इफ द ग्रीन कलर, अगर हमने इस सोडियम लाइट की जगह हम ग्रीन कलर का यूज करते हैं, देन हाउ मेनी फ्रिंजेस विल सीन, तो यहाँ पर कितनी फ्रिंजेस मिलेगी। अब देखो हम कोई भी लाइट यूज करें तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस
का जो डिस्टेंस होगी, ब्राइटनेस तो क्या होगी, सेम होगी, ब्राइटनेस सेम प्लेस तक होगा। अगर ब्राइटनेस सेम प्लेस तक होगा तो इसका मतलब सोडियम के केस में जितना एक्स होगा उतना ही ग्रीन लाइट के केस में एक्स होगा। एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्स का मतलब ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा से जहां तक की फ्रिंजेस हम देख रहे वो वाली डिस्टेंस एक्स। अब ये किसके इक्वल होती है, यहाँ पे फ्रिंजेस बनती है तो कितनी फ्रिंजेस बनती है, मान लो एन फ्रिंजेस बनती है, तो एक्स किसके इक्वल हो गया, एन बीटा के इक्वल हो गया। तो x की जगह हम पुट कर देंगे n बीटा सोडियम के लिए और n बीटा ग्रीन लाइट के लिए। यहाँ पर हम n डैश की वैल्यू निकालना चाहते हैं, n डैश किसके केस में, ग्रीन के केस में। तो n डैश का फॉर्मूला हमने बना लिया, सोडियम की वेवलेंथ दी हुई, ग्रीन की वेवलेंथ दी और n की वैल्यू दी हुई है 92। तो हमारे पास n डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n डैश की वैल्यू आ जाएगी 99। तो ये थे हमारे वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब ये जो एमसीक्यू है ये अच्छे से तभी क्लियर होंगे अगर हमारी थ्योरी अच्छे से क्लियर है। अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो एमसीक्यू भी अच्छे से नहीं क्लियर होंगे। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी को अच्छे से करो और फिर इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है।